सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 19वां पाठ। पाठ का नाम है महाकवि कालिदास। बच्चों, महाकवि कालिदास जो भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। यह संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। इनको राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में शामिल किया गया था। ये श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। श्रृंगार रस का मतलब रसों का राजा एवं महत्वपूर्ण प्रथम रस माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार रस की उत्पत्ति श्रृंगार प्लस आर से हुई है। इसमें श्रृंगार का अर्थ है कि काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है, जिसका स्थायी अर्थ है रति। बच्चों, कवि कालिदास ने श्रृंगार रस की रचनाएं इस प्रकार की हैं कि जो एक बार पढ़ ले वह अपने आप इनके भाव से जागरूक हो जाएगा। इन्होंने अपने साहित्य में आदर्शवादी और नैतिक मूल्यों का विशेष ध्यान रखा है। इनकी रचनाओं को कई भाषा में प्रकाशित किया गया है। उनकी रचनाएं भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो जो इस पाठ के लेखक है बच्चों, नरपत हड़बेचा, इन्होंने महाकवि कालिदास के रचनाओं के बारे में इन्होंने रोशनी डाली है। तो बच्चों, हम देखते हैं जो इस पाठ के लेखक महाकवि कालिदास के लेखक नरपत हड़बेचा, वह राजस्थानी संस्कृत की शोधकर्ता અને जो लेखक है संस्कृत भाषा की क्या शोधकर्ता ने शोध करने वाले, बराबर। नरपत हड़बेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की, यानी उन्होंने मास्टर की डिग्री भी किया और उन्होंने B.Ed भी किया और उसकी पदवी उन्होंने प्राप्त की। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। संलग्न यानी उसमें क्या है, वो उसमें शामिल है, उसमें काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी में। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। काज लेखन है कि उनकी विशेष रुचि, जो आनंद है वो कागज के लिखने में है। वो संस्कृत के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। प्रवाहों यानी धाराएं कि संस्कृत की जो धारा, संस्कृत भाषा का जो बहाव है उसमें क्या है, वो यत्नशील यानी उसके सुझाव में वो लगे हुए हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम અને सुख सुविधा त्याग कर भूखे प्यासे यानी बिना खाए पिए, नंगे पांव અને पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, और देश की गुलामी की जंजीरों में मुक्ता ने स्वतंत्र कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। यानी ऐसे लोगों को लेखक नरपत राय ने क्या किया है, वंदन किया है, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना ऐशो आराम, अपना परिवार भूखे प्यासे नंगे पांव, बराबर, देश को गुलामी के जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी है। ऐसे महान पुरुषों के लेखक ने क्या किया है, नमन किया है। उसके बाद महापुरुषों की जीवनियाँ आपको प्रसिद्ध कृतियाँ और महापुरुषों की जो जीवनी है, जो उनकी रचनाएं हैं
और इस संग्रह में कुल 60 यानी 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित किया है। और 60 जितने महान पुरुषों का जीवन के बारे में नरपत राय ने लिखा है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। कि जो ये रचना है महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय अप्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। लेकिन बच्चों, कालिदास के जन्म का सही उल्लेख विद्वानों के द्वारा मिल पाया नहीं है। अब यहाँ पर जो रचनाएं हैं, इस कृति में संदेश मिलता है। इस रचनाओं से लेखक हमें क्या संदेश दे रहे हैं? कि लेखक यह संदेश दे रहे हैं, किसी बच्चे को बुद्धू या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरा की तरह चमक सकता है। यानी कि इस पाठ में लेखक ये कहना चाह रहे हैं, किसी भी बच्चों को आम नहीं तौलना चाहिए, आम नहीं समझना चाहिए कि बच्चा मूर्ख है। लेकिन नहीं, बच्चों, दुनिया में जितने ही काले सिर वाले आदमी हैं, वो काले सिर वाले आदमी ने क्या किया है, वह नंबर 1 है। कोई किसी में नंबर 1 है तो कोई किसी में है। कोई खेलकूद में है, कोई पढ़ाई में है, कोई गाने में है, कोई डांसिंग में है, कोई किसी में है। बराबर, हर एक बच्चा क्या है, नंबर 1 है। इसलिए इस पाठ में लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी बच्चे को किसी भी तरह से कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं परखना चाहिए। बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर जो पाठ है महाकवि कालिदास, तो कालिदास के जन्म को लेकर कोई ठोस सबूत और जानकारी या कोई दस्तावेज नहीं प्राप्त हो पाया है। बराबर, उसके बारे में। लेकिन सबने क्या किया, सब अपने अपने तरीके से अनुमान लगाया है। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर के भी अनेकों विद्वानों इतिहासकारों का अलग मत है। कालिदास ने अपने खंडकाव्य जो उनका है मेघदूत में, उन्होंने उज्जैन शहर का जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसलिए कुछ इतिहासकार और विद्वानों का मत है कि इनका जन्म स्थान उज्जैन है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कवलिका गांव में हुआ था और वहां पर सरकार द्वारा कालिदास की प्रतिमा और सभागार का निर्माण भी कराया गया है। कहाँ पर कराया गया है? उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग जिला है वहां पर। बराबर, वहां पर क्या, वहां पर मतलब कि उसका प्रतिभा भी बनाई गई है और सभागार यानी कि वहां पर उनके नाम की बिल्डिंगें तैयार कराया गया है। बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि जो हमारे जो लेखक है नरपत बाराहट इस अपने विचारों का किस तरह कालिदास के बारे में यहाँ वर्णन किए हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। हम सभी को पता है कि कालिदास क्या है, संस्कृत भाषा के महान कवि हैं। बराबर। और स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। कि कालिदास की जितनी भी रचनाएं उठा के पढ़ो, विद्वानों ने भी बहुत मतलब कि खोज की और रिसर्च किया, छानबीन किया कि इनके जीवनी के बारे में परिचय प्राप्त हो, लेकिन इनके जीवन के बारे में विस्तार से कहीं परिचय या उल्लेख मिल पाया नहीं है। लेकिन लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है। क्या लगाया है? कि हर्ष चरित्र के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। बराबर, किसने? कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। कब किया है? हर्ष चरित्र के शुरू में। बराबर, कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए थे। यानी कालिदास जो हैं वे कवि बाण के पहले से, जिसकी वजह से कवि बाण ने अपनी रचनाओं में कालिदास का उल्लेख किया है। एक स्थान पर स्वयं माने खुद कालिदास ने अभिभावकों के रूप में, बराबर, किसके रूप में? अभिभावकों के रूप में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसे कहते हैं कि संरक्षक या रक्षा करने वाला, जिसे गार्जियन कहते हैं, बराबर, के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया। किसका नाम किया है? विक्रम।
वह कौन सा विक्रम है, इस बात का भी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य विक्रम की बात आई। किसकी बात आ गई? उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन यानी समान समय के कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समय मानकर कितनी कथाओं का नायक बनाया गया है कि सबने ऐसा अनुमान लगाया कि उसी समय के हो सकते हैं। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता ने उनके विद्वान बराबर कविता और चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन मिलता है कि किसके समय के मिल रहा है कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समय की मतलब कुछ रचनाएं, कुछ पहेलियां, कुछ लोक कथाएं, प्रसंगों का वर्णन मिला हुआ है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा लेखक नरपति जी कह रहे हैं बराबर। और फिर दूसरा आगे पढ़ते हैं, जन्म और परिचय। यहाँ बता रहे हैं किसके बारे में कि महाकवि कालिदास का जन्म बराबर। तो कुछ विद्वानों का कालिदास का जन्म बराबर 365 ईस्वी बराबर कि उस समय क्या था, अंग्रेजों ने ईस्वी दे दिया, लेकिन हम लोगों को क्या है विक्रमादित्य कहते बराबर, तथा निधन 445 ईस्वी माना है। जन्म 365 माना है, उनका मृत्यु निधन यानी मृत्यु 445 माना है, ईस्वी माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता है। उनका जन्म कहाँ कब हुआ कुछ पता चल पाया नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी है, वर्तमान यानी हाल में, जिसे उज्जैनी कहते बराबर, उज्जैनी यानी हाल में, वर्तमान में जिसे हम लोग उज्जैन कहते हैं बराबर, माना है, जो सही लगता है। क्योंकि मेघदूत कौन है? मेघा ने बादल, दूत ने उनके सेवक, ये कालिदास की रचना का नाम है मेघदूत में स्वयं कालिदास ने उज्जैन को विशेष आने महत्वपूर्ण दर्शनीय आने दर्शन करने लायक, देखने लायक और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादलों से अनुरोध किया है। विनती किया है कि महाकवि कालिदास की जो रचना है मेघदूत बराबर, मेघदूत में जो रचना को उल्लेख किया है, जाने का जो बादलों को जो जाने का जो रास्ता बहुत लंबा है और अपने प्रेयसी को संदेश बादलों के माध्यम से भेजते हैं, उसका उल्लेख इसके अंदर किया गया है बराबर। उसके बाद उज्जैनी में उन दिनों राजा बराबर, कौन से राजा थे? विक्रमादित्य का राज्य था बराबर। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। यानी कि जब राजा विक्रमादित्य का राज था तो उसमें वहाँ की प्रजा सुखी थी। साहित्य यानी कि हमारा जो लिटरेचर जिसे कहते हैं, कला आने की जिसे नृत्य कला, संगीत कला, ये सारी कलाएं, हस्तोद्योग, ये सारी कलाएं क्या उन्नति यानी विकसित प्रगति कर हो रही थी और सब कुछ चरम सीमा यानी सीमांत यानी अंत हो गया था, ऐसा यानी बहुत प्रगति हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने सोने के सिक्के चलवाए थे? राजा विक्रमादित्य के समय में सोने के सिक्के चलते थे बराबर। जो उनके दरबार में काम करने वाले जो प्रजा थे, जो मंत्री थे, उन काम करते थे और बदले में उनको सोने के सिक्के दिए जाते थे और विक्रमादित्य ने अपने समय में सोने के सिक्के चलवाए थे। उनसे उनके राज्य काल का ठीक पता चलता है। कैसे पता चलता है? सोने के सिक्के से पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, वैभव यानी धन दौलत, कि जब राजा विक्रमादित्य जिसमें राजा थे उज्जैन के बराबर, उस समय क्या धन दौलत बहुत था और उस समय जितने साहित्य तथा कला को उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई थी। कि कह रहे हैं कि उस समय धन दौलत भी बहुत था, साहित्य और कला की उन्नति भी बहुत हुई थी। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए।
राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। यानी विक्रमादित्य को भी क्या था, साहित्य और संगीत के मतलब जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में अधिक हुई थी। यानी कि राजा विक्रमादित्य के समय में, बराबर, तो राजा विक्रमादित्य के समय में साहित्य, कला और संगीत और वैज्ञानिक, इन सभी की उन्नति क्या हुई थी, बहुत अधिक हुई थी। और बराबर, तो अपने पुराने पहले, बराबर, अपने पूर्व जीवन में बुद्धू ने मूर्ख माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। यानी कि अपने समय में जो कालिदास है वो पहले बुद्धू मूर्ख माने जाते थे और विक्रमादित्य के दरबार में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और कालिदास के अलावा 8 और भी नवरत्न अन्य एक से रत्न कवि विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, काव्यगान करते थे। और बदले में राजा विक्रमादित्य उन्हें क्या देते थे, उपहार के रूप में उन्हें सोने के सिक्के देते थे। उसके बाद और फिर बताते हैं यहाँ पर कि कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक निरक्षर थे। क्या थे, युवा अवस्था तक वो निरक्षर यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिसे कहते हैं एक शब्द में अनपढ़, बराबर, क्या थे, अनपढ़ थे। युवावस्था किसे कहते हैं बच्चों, युवा काल, बराबर। जैसे कहते हैं कि लड़कियों में युवावस्था और 10 तथा लड़कों में 12 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। आमतौर में तो 15 से 17 वर्ष की उम्र तक लड़कियों को युवावस्था समाप्त हो जाती है, जबकि लड़कों में युवावस्था का 16 से 18 की उम्र में खत्म होता है। उसे कहते हैं युवावस्था। यानी तब तक वो क्या थे, निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। यानी जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है, बराबर। क्या है, एक बड़ी विचित्र ने अजीब या अनोखा और रोचक आने मनोरंजक, कि जिस डाल पर बैठे थे महाकवि कालिदास उसी डाल को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। यानी उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि जिस पेड़ पर मैं बैठा उस पेड़ पर मैं काट रहा हूँ डालियों का, तो मैं खुद ही नीचे गिरूंगा। और यह एक आम अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति कैसे विद्वान महाकवि बन गया, उसकी भी क्या है, बहुत अजीब रोचक कहानी है। अब कहानी बच्चों यहाँ से शुरू हो रही है कि विक्रमादित्य के समय में, बराबर, कि उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा था, बराबर। विक्रमादित्य के समय में कि शारदानंद नाम का एक राजा था और उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी। किसकी पुत्री, शारदानंद की एक पुत्री थी। वो विद्वान थी और गुणवती थी, जिसका नाम था विद्योत्मा। क्या नाम था, विद्योत्मा। उसकी संधि करेंगे तो विद्या प्लस उत्तमा, बराबर। वह बहुत सुंदर और रूपवती थी। कि किसकी पुत्री, शारदानंद के पुत्री के दिखने में कैसी थी, सुंदर और रूपवती, और गुणवान और विद्वान भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर के देशों तक फैली हुई थी। कि क्या, कि विद्योत्मा के रूप, गुण और ज्ञान की तारीफ, प्रशंसा, तारीफ दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का क्या था, बड़ा घमंड था। घमंड ने अभिमान। वह अपने विवाह के बारे में घोषणा ने ऐलान कर चुकी थी कि जो उसे शस्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। शस्त्रार्थ ने शास्त्र संबंधी चर्चा, यानी कि उसको अपने ज्ञान पर, अपने रूप पर, अपने गुण पर उसे क्या था, बहुत घमंड था। और उसने घोषणा करवा दिया था कि जो मुझे शास्त्र संबंधी विषयों पर चर्चा करके मुझे हरा देगा, परास्त कर देगा, उसी के साथ क्या मैं विवाह करूंगी,
बराबर। तो जिस तरह आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, सीता के विवाह के भी राजा जनक ने मतलब ऐलान किया था कि जो शिव धनुष को क्या तरकस पर चढ़ाएगा उसी के साथ मैं मेरी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे विद्योत्मा ने अपने विवाह का ऐलान घोषणा खुद ने ही किया है। तो यहाँ पर बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। और PDF में से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख डालिए। धन्यवाद।